यस, गुड इवनिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। वो हम लोग शुरू करेंगे। कंपलसरी 15 मार्क्स इससे आएगा और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना हो सके करके फिर हम लोग रिवीजन जितना एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देंगे। तो कंजिक्यूटिव 2 क्लासेस देके जितना हो सकते आज हम शुरू करें। फॉर्मेट देने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट क्लास से जो थोड़ा ज्यादा टाइम देके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। और ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में अटेंड करना, क्योंकि बहुत टाइम किल करते और इसमें नहीं हुआ शुरू में तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बेटर होगा बाकी सब सॉल्व हो गया इसके बाद ये शुरू करो। एक थोड़ा पार्ट भी होगा, पार्ट मार्क मिलेगा। कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, टाइम अगर मैनेज कर पाओगे तो। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट लेंथी आता है, इसमें लास्ट फ्यू टर्म्स का जो रिजल्ट आया वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सीरियसली। मतलब ये ठीक से अब मैनेज कर पाओगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो लास्ट हम लोग ये किए थे, आज शुरू करते हैं चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक तो हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट, दैट मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? टू फाइंड या टू मेजर, मेजर करना, टू फाइंड, बेटर होगा मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड। ईयर तो फॉर द ईयर, ठीक है। पूरा ईयर का परफॉर्मेंस, एक दिन का नहीं, ईयर एंड से लास्ट डे का नहीं है, पूरा ईयर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छा है मतलब प्रॉफिट है, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो हो सकता है लॉस होगा। तो इससे प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करते हैं, ठीक है ना। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ओके। और परफॉर्मेंस पूरा ईयर का, इसीलिए हम लोग जब फाइनल अकाउंट लिखते हैं तो लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड। तो ये भी यही करोगे। सेकंड, सेकंड आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ये होता है एक पोजिशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये प्रिपेयर करते हैं टू मेजर फिनेंशियल पोजीशन। लेकिन पोजीशन पूरा ईयर का नहीं, फॉर द ईयर नहीं, पोजीशन एट द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस दिन ये बनाया जा रहा है उस दिन क्या पोजीशन है, एट द पॉइंट, ठीक है। पोजीशन एट द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन। अब जब बनाओगे उसी दिन ये बिजनेस का पोजीशन बताएगा, फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है या नहीं, या इंसॉल्वेंट होने जा रहा है, एसेट्स लायबिलिटी, इस सबको एनालिसिस करके तो आपको डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना। फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथनेस ये बताते हैं। और और ऑब्वियसली कंपनी को एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और क्या बनेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे देखते हैं हम लोग टू फाइंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश,
मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो ही तो होता है ना कैश। सर वो तो कैश बुक से मिल जाएगा, हाँ कैश बुक से इनफ्लो आउटफ्लो मिल जाता है, लेकिन ये हम लोग एक्टिविटी वाइज देखेंगे। बिजनेस में 3 एक्टिविटी होता है। आउटफ्लो क्लॉज एज पर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो वो इससे मेजर करते हैं, ठीक है। एक्चुअली किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ देखना नहीं है, आगे क्या कैसे परफॉर्म कर सकता है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप कैश फ्लो एनालिसिस ठीक से कर लिए तो। ओके, तो इसीलिए सबको एनालिसिस करना चाहिए। बट आप लोग का कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको करना पड़ेगा। ये कब करोगे? सॉरी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अब करोगे 6 सेम में, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल के सब्जेक्ट है, वही अकाउंट्स का ही है, तो उसमें आप करोगे। बट अभी जो करोगे बस ये पार्ट करोगे, मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओके, तो बैलेंस शीट और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक्चुअली कंपनी जो बन रहे हो यहां लिख देते एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल वी शुड प्रिपेयर एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दूसरा बैलेंस स्टेटमेंट। नो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अब एक्चुअली फॉर्मेट अकाउंट, पूरा फॉर्मेट कंपनी एक्ट बता दिए कि ये फॉर्म है, इसके हिसाब से आप फिलअप करते जाओगे। आपका बिजनेस में जहां जो एप्लीकेबल उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, फिलअप करते जाओ, ठीक है। और उसका डिस्क्लोजर के लिए नोट्स टू अकाउंट्स मेंटेन करते जाओ। तो यस, तो हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फॉर्मेट देंगे। और जो बैलेंस शीट हम लोग ऑलरेडी दे चुके, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देते, स्टेटमेंट ऑफ, तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट डिटेल्स फॉर्मेट, नेम ऑफ कंपनी, ओ माय गॉड, यस ठीक है। मैंने ऑलरेडी शेयर करना भूल गए थे, फिर शेयर, यस, एक्चुअली मैंने शेयर करना ही भूल गए थे, तो फिर हम अभी ये शेयर किए थे। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है 3 तरह का। एक हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट, वन इज इनकम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पूरा ईयर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कंपनी फॉर द पीरियड, मतलब फॉर द ईयर। इवन अगेन ईयर एंड में तो एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी को देना होता है, उसमें रहेगा। बट कंपनी को क्वार्टरली भी रिपोर्ट देना होता है, तो इसलिए पीरियड लिखे, फॉर द ईयर नहीं। बट हाँ, आप लोग करोगे फॉर द ईयर एंडेड। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बैलेंस स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट से फिनेंशियल पोजीशन मेजर होगा। लेकिन ये पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन, जिस दिन बना रहे हो उस दिन का पोजीशन फिनेंशियली स्ट्रांग या फिनेंशियली वीक, वो इससे पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एक स्टेटमेंट और बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज टू फाइंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश एज पर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस में 3 एक्टिविटी होता है, किए होंगे, पढ़े होंगे ना क्लास 12 में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और बस ये 3, बट ये आपका कैश फ्लो आपका 6 में है, तो उसको अभी देखना नहीं है। आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी दे दिए थे, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट अब दे रहे हैं, ठीक है। यस, तो नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी उनका नाम लिख लोगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड डेट,
बट जब रिपोर्ट्स कंपनी को रिपोर्टिंग करना होता है तो इसमें एक प्रीवियस ईयर कॉलम, जो प्रीवियस ईयर बनाए थे उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, वो सारा एक बार इसमें अटैच कर देते हैं, ताकि कंपैरिजन करने में जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको इसको आसान से वो उसको मतलब एनालिसिस कर पाए, ठीक है, उसको कंपेयर कर पाए, पहले से अच्छा परफॉर्म किए या नहीं, वो सारा एनालिसिस उनका ठीक हो जाए। इसीलिए एक प्रीवियस ईयर कॉलम और एक करंट ईयर कॉलम और एक नोट्स टू अकाउंट्स, ये आप करोगे, ठीक है। इसको एक बार हम बढ़ा देते हैं। इवन ए शेड्यूल, जो शेड्यूल 3 इसका भी रिवाइज शेड्यूल आया कंपनीज एक्ट में, लेकिन वो आप लोग अभी नहीं करोगे, वो बाद में अप्लाई होगा, हो सकता है आप लोग 6 सेमेस्टर में, लेकिन वो इंड एस 1 दे दिए तो उसमें है, बट अभी तो फिलहाल सिखाया नहीं आपको। अब ओल्ड पुराना ये करोगे। यस, पर्टिकुलर्स, ये नोट्स नंबर, एक करंट ईयर अमाउंट करोगे तो यही करोगे। और कंपनी को प्रीवियस ईयर अमाउंट भी शो करना होता है। जैसे अभी इस साल बना रहे तो ये तो पूरा बन गया ना। जैसे इनकम सेल्स जितना आया इस साल जो कैलकुलेशन करके लिख दिए, नेक्स्ट ईयर में क्या उसको पुट कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो इसी तरह लास्ट ईयर बनाए थे उसमें सेल्स आया था, वो सेल्स यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो लास्ट बैलेंस शीट से अटैच करते जाएंगे। और करंट, लेकिन आप लोग को दो नहीं देगा तो करंट भी करना होगा, सिर्फ एक कॉलम करके छोड़ सकते हो, इग्नोर भी करोगे प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स, अब पूरा फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट क्या है, ऐसे स्टार्टिंग में फॉर्मेट है, फिर भी हम पूरा एक बार देते हैं, उसमें कुछ इग्नोर कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले सारा इनकम दिखाओगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स सेल्स एक्सेट्रा, जिन लोगों ने सर्विस देते, सर्विस प्रोवाइड करके कितना अर्न किए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा नोट करेंगे, नोट वन डिटेल्स, और नोट वन में जो भी नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा और नेट अमाउंट इधर लिख देंगे। अब बाकी सारा इनकम लिख लोगे, अदर इनकम। तो अल्टीमेटली इसमें सब स्टेटमेंट बन रहा है, कोई लेजर अकाउंट नहीं, जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाते थे ना, वो नहीं बन रहा है इसमें। तो एनी अदर इनकम इसमें शो कर देना। और दोनों इनकम को जोड़ लोगे, नोट टू, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल इनकम। तो इसके लिए तो और नोट्स का जरूरत नहीं है, टोटल इनकम आपको मिल गया, अंडरलाइन कर दो। अब एक्सपेंसेस, फोर्थ, अब कंपनी का सारा एक्सपेंसेस, इसमें ट्रेडिंग पीएल सब एक साथ बन रहे हैं, एक ही तो है ना। तो ट्रेडिंग पीएल है, पीएल स्टेटमेंट है, तो इसलिए इनकम पहले, एक्सपेंसेस बाद में। नो, एक्सपेंसेस का मतलब सीरियलिटी है, मतलब सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें सारा जब पीएल करोगे ना, पूरा फॉर्मेट लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखोगे, उसके हिसाब से नोट्स कहाँ लगेगा। ये नहीं कि इसमें हम 10 नोट दे रहे तो 10 नोट ही करना होगा, ऐसा बात नहीं है। तो क्वेश्चन में जो भी नोट्स रिक्वायर्ड होगा वो लिख लेना, ठीक है। ए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मटेरियल कंज्यूम होगा ना, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। आप लोग का क्वेश्चन में बहुत रेयर देता है, फिर भी अगर दे दे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नोट 3 दिखा देंगे डिटेल्स, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं, नोट नंबर 3। फिर रॉ मटेरियल के बाद आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो, सर मटेरियल्स बाय किए थे वो तो कंज्यूम में आ जाएगा, लेकिन आप फिनिश गुड्स बाई और सेल करते हो, मतलब रिटेल शॉप, होलसेलर हो, आप रिटेलर हो, तो क्या बाई और सेल करोगे। कंपनी अगर ट्रेड करते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें भी थोड़ा बहुत नोट आएगा। थर्ड, नाउ अब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक, या तो डेबिट ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो उसके चेंज क्या हो रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग कितना चेंज हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, वो दिखा दोगे। चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एक्चुअली इसमें इन्वेंट्री में क्या क्या लेना होगा, आइदर डब्ल्यू आई पी, और नहीं, डब्ल्यू आई पी है तो वो भी लेना है, और फिनिश गुड्स ये तो लेना ही है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करे तो मटेरियल्स भी स्टॉक हो सकता है ना, मटेरियल्स तो कंज्यूम में आ जाएगा। और सेमी फिनिश गुड्स जब पूरा फिनिश्ड हुआ नहीं, क्लोजिंग, तो वो देखोगे डब्ल्यू आई पी कितना ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज किया।
और फिनिश गुड्स उसमें भी चेंज कितना। क्वेश्चन में आप लोग का जनरली फिनिश देता है, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करोगे, ओपनिंग से क्लोजिंग। अब मान लो ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख, तो -50 लिख दोगे। 1 लाख माइनस 1,50,000 कितना, तो -50 ब्रैकेट में कर लोगे। और ओपनिंग 1.5 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, तो +50 पॉजिटिव लिख लोगे। तो आइदर इट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव तो ब्रैकेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट डी। यहां तक देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए एक प्रकार का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंसेस हम लोग आगे और दिखाएंगे जो आना चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं आपका एम्प्लॉय जितना है उन लोगों को कितना दिए वो लिख दो। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब स्टोर्स रिलेटेड, स्टोर्स रिलेटेड, वो कितना बाय किए, कितना यूज किए, कितना क्लोजिंग ओपनिंग रह गया ना, वो इसमें आ रहा है। ओके। और देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला था ना, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर ट्रेडिंग करते हो तो ओपनिंग और परचेज एट लेस क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस और परचेज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो आ गया ना एक प्रकार। तो इसीलिए बोल रहे हैं। नाउ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें सारा एम्प्लॉय को कितना पे किए दिए कंपनी, एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिला इस कंपनी से। एम्प्लॉय मतलब वर्कर से लेके मैनेजमेंट लेवल तक। ठीक है, वर्कर से तो वेजेस दे रहे हो, स्टाफ है सैलरी दे रहे हो, ऑफिस में कोई काम करे सैलरी दे रहे हो, मैनेजर्स रेमुनरेशन दे रहे हो। ठीक है, वो सब मिला के इसमें आ जाएगा। फिर उनको कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, वो सब कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ कंपेंसेशन दिए। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए, ईएसआई में कंट्रीब्यूट किए, कंपनी कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉयर्स, वो सब एक्सपेंसेस इसमें दिखा देना। ई। अब फिनांस कॉस्ट, अब फाइनेंस लिए थे, लोन लिए थे, डिबेंचर इशू किए, तो उसके अगेंस्ट में क्या इंटरेस्ट और सेटअप पे कर रहे हो, तो फिनांस कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट 6। फिर बता रहा हूँ एग्जाम में ये सारा नोट करना होगा ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो नोट करेंगे। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना कौन सा है, ये जो हेड हेड है उसमें एक एक सब हेड, उसमें क्या क्या आएगा वो देखना है। एक एक, जैसे आपका परचेज, उसमें रिटर्न लेस कुछ इंक्लूड था, एसेट्स परचेज लेस करेंगे, ये सब जो एडजस्टमेंट होता था ना, वो बस वो एडजस्टमेंट बताएंगे, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे। अब फिनांस कॉस्ट आ गया, तो इसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन टेंजेबल एसेट्स पे होता है, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजेबल एसेट्स, सभी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो बहुत सारे एसेट्स है, इंटेंजेबल है, तो उसका अलग अलग डिप्रिसिएशन करोगे ना, और नोट्स में दिखा दोगे। राइट। और फाइनली बाकी जितना भी खर्चा है, ठीक है, मतलब पीएल में, ट्रेडिंग में जितना भी एक्सपेंसेस होता है सब इसमें दिखा देना, अदर एक्सपेंसेस बोल के, इसको छोड़ के, ये जितना ऊपर कर चुके उसको छोड़ के अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। अब इस सारा एक्सपेंसेस को जोड़ो, टोटल आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ अब इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट। तो सीरियल नंबर 4 हो गया था, अब 5, इसको कलर एक बार चेंज करते हैं। फिफ्थ, प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट ही लिखोगे, नेगेटिव लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर, बिफोर एक लिखोगे एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा 3 - और 4 में क्या एक्सपेंसेस एबीसीडी करके टोटल आ गया था। अब इनकम माइनस एक्सपेंसेस करोगे, तो आप लिखो दिखाओगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। सर एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, इसमें कुछ इनकम एक्सपेंसेस हो सकता है, ये वन टाइम है,
या कुछ एक्सेप्शनल आइटम जो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। सर एग्जांपल, जैसे आप एक एक न्यू आप एक बिजनेस का एक सेक्टर, एक, ठीक है, एक सेगमेंट उसको आप बेच दिए। बिजनेस में बहुत सारे सेगमेंट था, एक सेगमेंट बेच दिए, तो बेच के कुछ प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। क्या इस तरह एक्सेप्शनल आइटम्स है क्या? रेगुलर होते रहेगा? नहीं, वन टाइम का भी होता है, कंपनी को मिलता है। और कुछ कोर्ट केस है जो 10-20 साल पहले कोई एम्प्लॉय किया, कोई और अदर से किए होंगे, उसका भी सेटल हुआ, ठीक है, तो एक्सपेंसेस हो सकता है आपका। आप विन नहीं किए, कोर्ट में हार गए, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। आप विन किए तो हो सकता है आपको मिलेगा कुछ अमाउंट। तो जब ये जो मिल रहा है ना, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ये नॉर्मल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो इससे पहले कितना प्रॉफिट, तो ऑब्वियस बात है। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अलग अलग से दिखा सकते हो, एक साथ दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बताओ, ये आपका ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ऐड भी हो सकता है लेस, आपका इनकम हो गया तो ऐड करोगे, आपका लॉस हो गया तो माइनस करोगे। तो ठीक है, ये ऐड लेस कर लोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अब ये हट गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो दैट शुड बी 5, आइदर प्लस बिफोर टैक्स प्रॉफिट आ गया। अब ऑब्वियसली टैक्स एक्सपेंसेस, हाँ, इससे इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें लिखते हैं इन लोगों ने। एक कंटिन्यूइंग बिजनेस फिर डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, दोनों सब अलग अलग दिखाते, बट उतना कुछ नहीं, आप लोगों को इतना ही करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब टैक्स एक्सपेंस, नेक्स्ट लिखोगे टैक्स एक्सपेंस। कंपनी सेपरेट एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी को भी टैक्स देना है, तो कंपनी के लिए टैक्स कंपनी का ही एक्सपेंसेस है, इसीलिए टैक्स एक्सपेंसेस दिखाओगे इसमें, ठीक है। बट आई एम इंडिविजुअल, हम अर्न कर रहे हैं तो मैंने इनकम टैक्स देते हैं ना। तो अगर मेरा बिजनेस में, प्रोफेशन में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें जो टैक्स पे करेंगे वो हम अपना पर्सनल एक्सपेंसेस मानेंगे, वो बिजनेस का नहीं, क्योंकि मैंने टैक्स दे रहे इंडिविजुअल, सिर्फ बिजनेस इनकम से नहीं, प्रोफेशनल इनकम से नहीं, अदर सोर्सेस इनकम, कैपिटल गेन। आप लोग किए थे ना फोर्थ सेमेस्टर में, 5 जोड़ोगे, अभी भी तो किए हो टैक्स लाइबिलिटी, तो उसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस का इनकम पे थोड़ी टैक्स पे करते हो। लेकिन एक कंपनी से आइडेंटिटी, कंपनी किसी भी हेड से अर्न करे, कंपनी को तो टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स एक्सपेंसेस, इसमें दो चीज, एक करंट टैक्स, इसमें एक और नोट करेंगे 9, और एक होता है डेफर्ड टैक्स, बट क्वेश्चन में आप लोग को देता नहीं है। डेफर्ड टैक्स ये इग्नोर कर देते हैं। होता क्या एक्चुअली, ये एज पर अकाउंट्स और एज पर टैक्स, जो प्रॉफिट है ना, वो अलग अलग होता है। देखोगे, हम लोग पीजीबीपी किए थे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड एड बैक कर रहे थे ना, फार्म में भी किए थे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऐड कर रहे थे, मतलब टैक्स अथॉरिटी उसको अलाउ नहीं करते। तो इसी तरह कंपनी का भी कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस टैक्स अथॉरिटी अलाउ नहीं करते, लेकिन अकाउंट्स उसको अलाउ किए। या कुछ इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करते, लेकिन अकाउंट्स अलाउ किया, या अकाउंट्स अलाउ नहीं करते, टैक्स अलाउ किया। तो इस तरह हो सकता है। और इस तरह कुछ इनकम और एक्सपेंसेस जो अकाउंट्स और टैक्स बेस है ना, तो उसके कारण चेंज आता है। और वो चेंज परमानेंट है या टेम्पररी है, टाइम, टेम्पररी एडजस्टमेंट होगा आगे टाइम पे, तो उस पर डिपेंड करेगा डिफर्ड टैक्स आएगा या नहीं, ठीक है। तो ये सब अभी आप लोग सीखे नहीं, लेकिन आगे सीखोगे आप लोग, अभी फिलहाल ये तो नहीं है, बस फॉर्मेट दे रहा है इसीलिए। अब लेस कर देना, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बस कंप्लीट। दैट इज इक्वल टू 7 - 8, राइट। यस। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ये अंडरलाइन कर देना, कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एक्चुअली आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बट आपको एक चीज और डिस्क्लोज करना होता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। एक बार फुल फॉर्म लिख लेते। ओहो, ओहो, क्या हो रहा है।
अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर में किए थे ना, तो ये ईपीएस शो करना है। इसमें दो ईपीएस शो किया जाता है, एक बेसिक ईपीएस और सेकंड डाइल्यूटेड। और ये बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस आप लोग सिक्स सेमेस्टर में जाके डिटेल्स पढ़ोगे, उसका उस पर स्टैंडर्ड है अलग से, और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और डिटेल्स आप सीखोगे। इतना आसान नहीं है कि ईपीएस बस नंबर ऑफ शेयर से पैड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए होगे, पैड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स पर इक्विटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आ गया। इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आप लोग आगे जाके सीखोगे। फिलहाल ऐसे जो भी पैड है ना, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। तो यहाँ बेसिक भी और डाइल्यूटेड सम रहेगा। डाइल्यूटेड क्या होता है, बेसिक क्या होता है, सब कुछ आगे सिक्स सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे। ठीक है, ये सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, इसको और कुछ नहीं, ये डिस्क्लोज करना होगा आपको, राइट। और बस आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, यही बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट। यस सर। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको कंपलसरी एज इट इज करना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिल गया और ये चैप्टर करना, ये चैप्टर करोगे, पहले तो आदर्श कर लोगे, इसके बाद ना ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर्मेट लिख लोगे। नोट्स नंबर सब में नहीं लिखना। अब क्वेश्चन में कहीं पे नोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर डायरेक्ट वहीं पे वो मेंशन करके लिख देना। मैं ले, अब डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कोई बिजनेस का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कितना रेवेन्यू अर्न किया, मतलब कितना इनकम की। तो मेनली क्या होता है, सेल्स होता है। तो अगर सेल हो रहा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आ जाएगा। अब एक बार पहले जो फाइनल अकाउंट किए थे, सोल प्रोप्राइटर एक्सेट्रा, उसमें क्रेडिट साइड देखो, ट्रेडिंग में सेल्स, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट एडलेस करते थे ना। इसी तरह डेबिट साइड परचेज, उसमें भी एडलेस करते थे। तो इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का ही पार्ट है, तो कुछ एडजस्टमेंट आएगा, वो एक बार और क्रेडिट डेबिट करते थे इसमें, लेकिन एडलेस करना होगा, ठीक है। मैं सो एडजस्ट करने के लिए नोट्स बना लोगे। और फिर अदर जो इनकम है, पीएल में आता था ना, पीएल में जितना भी क्रेडिट साइड, वो अदर इनकम समझ लेना, वो इसमें आ जाएगा। और फिर एक्सपेंसेस एक एक करके, एक्सपेंसेस तो पीएल में डेबिट या ट्रेडिंग में डेबिट में जो एक्सपेंसेस था वो आते जाएगा। तो फर्स्ट वन, अब नोट्स टू अकाउंट्स कौन सा नोट्स करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनकम, और अदर कितना भी इनकम वो इसमें दिखा देना, टोटल इनकम। और आप मैन्युफैक्चरिंग करते तो रॉ मटेरियल कंज्यूम किए होंगे, और आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो परचेज किए होंगे। और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में क्या चेंजेस है वो दिखाओगे। इसमें सिर्फ डब्ल्यूआईपी अगर प्रोडक्शन करते हो सेमी फिनिश गुड्स है तभी उसका चेंजेस देखना होगा, और फिनिश गुड्स तो करोगे श्योर। हम प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड जब खरीदे, वो क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा ना, वो तो फिनिश गुड्स ही है, तो उसका चेंजेस दिखाना होगा। और ये पॉजिटिव है तो ऐड कर लोगे, नेगेटिव लेस, और ओपनिंग से क्लोजिंग लेस। और बाकी इस तरह करते जाओगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लोगे, राइट। अब आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। कितना, 9 नोट्स है, तो 9 नोट्स डिस्कस करते हैं ना। नोट्स टू अकाउंट्स अब क्या करेंगे हम लोग, ये सारा नोट्स डिस्कस करेंगे। तो लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। ये दो कॉलम इसलिए, एक डिटेल के लिए और एक फाइनल कॉलम। सीरियल नंबर मतलब नोट्स नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, राइट। नोट्स नंबर, सीरियल नंबर मतलब नोट्स नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। फर्स्ट नोट क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ओके। फर्स्ट नोट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक तो सेल्स है ना, सेल्स तो टोटल सेल्स, ट्रायल बैलेंस आपको दिया, क्वेश्चन कैसे रहेगा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, बस आपको फाइनल अकाउंट करना है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स। और क्रेडिट में क्या, इनकम गेन और लायबिलिटी। तो आप इनकम कर रहे हो तो क्रेडिट साइड देख लोगे, क्रेडिट साइड सेल्स कितना देखो, ठीक है ना। और सेल्स से एक तो डेबिट साइड रिटर्न आता है, तो सेल्स रिटर्न तो ऑब्वियसली लेस करोगे।
और आप लोग का क्वेश्चन में जिस तरह का एडजस्टमेंट देता है वो वही हम एडजस्ट करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में बहुत कुछ दे सकता है इसमें, बट आप लोग का जिस तरह क्वेश्चन देता है एडजस्टमेंट वही हम, मेनली सेल्स और रिटर्न ही रहता है। बट कभी कभी ये सेल्स ऑन अप्रूवल बट नॉट एक्सपायर्ड, मतलब अप्रूवल डेट नॉट एक्सपायर्ड। हम किसी को सेल और रिटर्न बेसिस बेचे थे, ठीक है, और रिटर्न डेट अभी तक एक्सपायर नहीं किए, आया नहीं, लेकिन फाइनल अकाउंट बीच में बनाना पड़ रहा है। तो हो सकता है अगर रिटर्न आ जाएगा तो सेल्स कैसे मान ले, जब तक वो अप्रूव नहीं हो रहे, तो उसको सेल से लेस कर देंगे, ठीक है। अगर रिटर्न डेट एक्सपायर्ड हो गया तो फिर सेल्स हो गया, और रिटर्न हम लेंगे ही नहीं तो सेल्स हो जाएगा, तो फिर देखना नहीं है। मान लो बोल दिया सेल ऑन अप्रूवल गुड्स भेजे थे, सेल और रिटर्न बेसिस ₹1,00,000, 50% गुड्स रिटेन्ड बाय कस्टमर, मतलब सेल हो गया, बाकी 50% नो अप्रूवल इज येट टू रिसीव्ड, अभी तक अप्रूवल मिला नहीं, तो मतलब वो जो 50% वो सेल नहीं माना जाएगा, तो सेल्स ऑन अप्रूवल नॉट नॉट येट एक्सपायर्ड, नॉट अप्रूव्ड लिख लोगे, ठीक है, मतलब नॉट अप्रूव्ड, नॉट येट अप्रूव्ड, अभी तक अप्रूवल डेट आया नहीं, तो उसको लेस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ एसेट्स बेचे, भूल से सेल्स में इंक्लूड कर लिए, इस तरह एक दो बार आया है, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट बेचे और वो सेल्स में इंक्लूड कर लिए, सेल ऑफ एसेट्स रॉन्गली इंक्लूडेड, अगर इंक्लूड है तो इसको लेस कर दोगे, ठीक है। और एक परचेज ऐड करोगे, अगर सॉरी सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो ऐड करोगे, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और एक चीज लेस हो सकता है, आजकल क्या होता है, जीएसटी है ना, सेल्स में आउटपुट जीएसटी और परचेज में इनपुट टैक्स है ना, सेल्स में आउटपुट टैक्स, परचेज में इनपुट टैक्स, मतलब आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। अकाउंट्स है तो सीजीएसटी एजीएसटी उतना डिटेल्स का जरूरत नहीं है, बस इसमें इनपुट आउटपुट जीएसटी, अगर इंक्लूड है बोल दिया सेल्स में, तो आप क्या करोगे, जीएसटी भी माइनस कर दोगे, वो थोड़ी आपका इनकम है, लेस करोगे आउटपुट जीएसटी इफ इंक्लूडेड इन सेल्स। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो आया उसमें फाइनली अब लेस करोगे, आउट ऑफ कॉलम लिख लोगे। आप लोग फिर बता रहा हूं, आप लोग का क्वेश्चन में सेल्स ही देगा, 12 मंथ्स में क्रेडिट साइड सेल्स रहेगा, डेबिट साइड रिटर्न रहेगा, सेल्स से क्रेडिट तो डेबिट साइड होगा ना, सेल्स रिटर्न, परचेज डेबिट तो क्रेडिट साइड रहेगा सेल्स परचेज रिटर्न। तो ये था सेल। अदर रेवेन्यू, सब कोई बिजनेस करते, सब कोई प्रोडक्शन सेल थोड़ी करते, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते, होटल में रहते हो स्टे करते हो तो होटल रूम का भाड़ा पे करोगे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस से गुड्स कैरी करते है ना, फेयर चार्जेस लेते, चार्टर फर्म है, बिग फोर कितना सारे कंपनीज कॉर्पोरेट है चार्टर, है ना, ये सब ऑडिट फर्म, तो उन लोगों ने क्या करते, उन लोगों ने फीस लेता है, इंजीनियर फर्म है कंसल्टेंसी फीस लेते, तो इसीलिए तो इसमें अदर रेवेन्यू, ठीक है, सर्विस या सर्विस रेंडर्ड टू अदर्स, कंपनी अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड किए वो भी इसमें लिख लेना, ओके, एंड अदर रेवेन्यू इनकम इफ एनी लिख लेना। इसमें एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे, एक चीज बार बार हम बोलेंगे नहीं, एक्रूअल बेसिस मतलब इनकम फॉर द ईयर, चाहे मिले या ना मिले, अगर मिला नहीं तो एक्रूड बोल के, आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड करके पूरा ईयर का इनकम दिखा दो, एडवांस मिल गया तो इस साल का है, नहीं तो माइनस करके इस साल का कितना इनकम दिखाओ, करते हैं ना हम लोग फाइनल अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग ऐड करते, प्रीपेड लेस करते, एक्सपेंसेस में, इनकम में भी एक्रूड इनकम ऐड करते, एडवांस इनकम लेस करते, ठीक है ना, वो चीज इसमें फाइनल अकाउंट हो रहा है, तो फाइनल अकाउंट समझ लेना, फंडामेंटल कंसेप्ट होता है एक्रूअल बेसिस, फाइनल अकाउंट कर रहे हो तो समझ लो एक्रूअल ही फॉलो कर रहे हो, राइट। तो उसके हिसाब से ये आदर कुछ ये सब जोड़ लोगे तो टोटल आपको मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये समझ लेना सेल्स आ गया, ट्रेडिंग का हो गया। अब पीएल में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाते, रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो सारा इसमें दिखा देना भी। चलिए नोट टू, एक एक नोट हम कलर चेंज करेंगे। नोट टू, अदर इनकम, ठीक है, तो अदर इनकम में क्या क्या इनकम हो सकता है, बोलो ना, पीएल में देखोगे क्या क्या इनकम दे रहे हैं वो सब लिखते जाओ इसमें।
इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कहां से मिल सकते हैं? अरे इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, किसी को लोन दिए मिलेगा, कहीं पे इन्वेस्ट किए इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। फिक्स डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट, सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, तो सर जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिख लेना। बी, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये आपका ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किए तो डिविडेंड मिलेगा ना, तो जो डिविडेंड इनकम है वो भी दिखा दो। सी, कमीशन, अच्छा डिस्काउंट रिसिव्ड, ट्रांसफर फीस, एक्चुअली ओनरशिप शेयर ट्रांसफर फीस, हम लोग बेचते खरीदते रहते हैं ना, तो ट्रांसफर होता है ओनरशिप। तो कंपनी को रजिस्टर्ड, ठीक है, स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करना होता है, शेयर होल्डर्स का लिस्ट अलग से मेंटेन, डिवेंचर होल्डर्स, इन लोग का लिस्ट अलग से मेंटेन करना होता है, क्योंकि उन लोग को डिविडेंड देना, बोनस एक्सेट्रा देना है, तो सब मीटिंग में उन लोग को फिर इनविटेशन देना, ठीक है, नोटिस करना, तो ये सब जो काम है, तो उसके लिए अगर प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हम बेच दिए कंपनी का, तो कंपनी का बुक्स में तो मेरा नाम है, लेकिन वो बाद में शिफ्ट हो जाएगा, जो खरीदे उनके नाम पे ट्रांसफर, ट्रांसफर फीस कंपनी को कुछ मिलता है, अगर दे रहे तो इनकम दिखा देना। फिर क्या लिखे, और फिर जैसे बैड डेट रिकवर्ड हो गया, है ना, रेंट रिसिव्ड, सबलेट किए कुछ जगह, मतलब सबलेट नहीं, अपना ही जगह है कंपनी का, भाड़ा पे दे दिए, भाड़ा मिल, आएगा अदर इनकम। एंड अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर अदर इनकम, मतलब और कुछ इनकम मिला जो ऑपरेटिंग का नहीं है, वो दिखा देना है इसमें, सिंपल बात, ठीक है। टोटल, यस। नाउ थर्ड नोट, थर्ड नोट क्या था? इनकम अब कंप्लीट हो गया ना, अब एक्सपेंसेस में, अब हम लोग एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए थर्ड नोट था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फर्स्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर ये फॉलो होगा ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते गुड्स, ठीक है, तभी इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। और ये कैसे करते? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आरएम शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर कितना मटेरियल परचेज किए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये आप ऐड करोगे। एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल बाई करने के लिए डिलीवरी चार्जेस लगा ना, ये सब इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल रिलेटेड है तो तभी इसमें ऐड करोगे, नहीं तो इग्नोर इट। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट याद करो, उसमें क्या करते थे, यही सब एडलेस करते थे ना, लेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कॉस्ट कितना वो लेस करोगे, है ना। और कुछ परचेज रिटर्न किए, मटेरियल मटेरियल रिटर्न किए, फिनिश गुड्स नहीं, फिनिश गुड्स तो परचेज, लेकिन मटेरियल्स खरीदे थे उसमें जीएसटी इनपुट था, तो वो भी लेस करना। बट क्वेश्चन में आप लोग का अभी तक तो दिया नहीं, इसीलिए सेल्स में भी नहीं दिखाने से चलता, बट आप गुड्स खरीदे तो हो सकता है हम उसमें एडजस्टमेंट बता देंगे। तो ये तक कंज्यूम मिल गया आपको, ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लिए। नेक्स्ट नोट, कंटिन्यू। इसके बाद था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, फोर्थ, परचेज ऑफ, ये टोटल लिखते जाओगे, मतलब टोटल करके जितना आया फाइनली वो लिखते जाओगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, मतलब आप होलसेल या रिटेल बिजनेस करते हो तभी ना खरीदते हो ना। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कितना परचेज किए, डेबिट साइड 12 बैलेंस में देखोगे, सबसे पहले परचेज रिटर्न लेस करोगे, है ना, जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे वो ट्रेडिंग पेयर होता था, बस में लेस, मतलब वर्टिकल फॉर्म में है, परचेज रिटर्न लेस करोगे, लेस, लेस हो गया। आप कुछ गुड्स क्या किए, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गुड्स, तो लेस करोगे। और लेस, और क्या लेस करोगे उसमें, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, यह फिनिश गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, स्टॉक मतलब एफजी फिनिश गुड्स, तो इधर से लेस करोगे। और कुछ अगर अनरिकॉर्डेड परचेज है, अनरिकॉर्डेड परचेज है,
परचेज ऑफ गुड्स ऑब्वियसली, तो इसको अब ऐड कर लोगे, ठीक है ना। ना मोर, एक और इसमें भी अगर जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, तो वो लिस्ट करना, अगर इंक्लूड है तो लिस्ट करना। और एक चीज, अगर कुछ एसेट्स परचेज किए गलती से परचेज में है तो वो लिस्ट कर देना, वो सब एडजस्टमेंट जैसे मिलेगा आप करते जाओगे टोटल, ठीक है। तो 4 नोट कंप्लीट, ज्यादा और नहीं है, 8-9 नोट है। नेक्स्ट, नोट 5। अब हम लोग डायरेक्ट आए किसमें, हम लोग किए एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। अब इसमें चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे पीएल का हो, मतलब वेजेस हो चाहे सैलरी हो, सब इसमें आएगा। ओके, तो इसमें अब हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, प्रीपेड लेस करोगे, बार बार हम नहीं कर रहे हैं, वेजेस है ना। अच्छा, यहाँ साइड में ही कर देते, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग और लेस करोगे प्रीपेड, वेजेस ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग, इनर कॉलम कर लोगे, करके आउटर कॉलम लिख दोगे, वेजेस ऐड आउटस्टैंडिंग नीचे, लेस प्रीपेड करके आउटर कॉलम, ठीक है ना। फिर सैलरी, सैलरीज, इसमें भी सेम रूल 3। मैनेजर्स या डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, ठीक है, बस डायरेक्टर्स को फीस देंगे वो इसमें नहीं आएगा, रेमुनरेशन तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। डी, और क्या आएगा ना इसमें आएगा बोनस टू एम्प्लॉयज, देखो फेस्टिवल के टाइम सब एम्प्लॉयज को बोनस देते हैं ना कंपनी, वो आ जाएगा। ये बोनस के बाद कमीशन टू एम्प्लॉयज, सेल्स पर्सन है तो उनको कमीशन भी देते हैं ना, वो एम्प्लॉयज में ही आएगा, वो कमीशन अलग से नहीं। एफ, बट एजेंट से कमीशन, एजेंट तो एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय नहीं है ना, वो अदर्स अदर्स अदर एक्सपेंसेस में दिखाओगे। फिर कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन, BUTION, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ESI एटसेट्रा, मतलब प्रोविडेंट फंड, चाहे स्टैट्यूटरी हो, वो टैक्स नहीं कर रहे हो, इसमें प्रोविडेंट फंड बोल दिया, लेकिन किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयज खुद दे रहे हैं ना, एम्प्लॉयज सैलरी से काट के दे रहे, तो एम्प्लॉयर का खर्चा थोड़ी है, कंपनी का तो खर्चा नहीं है, लेकिन कंपनी जो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑब्वियसली, और ESI ये एम्प्लॉयज के लिए फंड है ना। और एफ, एफ हो गया जी, एक लास्ट लिख लेते, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, याद करो हम लोग किए थे ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उसमें जो एक्सपेंसेस हर साल बुक कर रहे थे, प्रोविजन की कर रहे थे ना, वो सब एक्सपेंसेस क्या पीएल में आ जाएगा। और कुछ बेनिफिट दिए, कुछ मतलब उनका हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था तो मेडिकल में जो भी खर्चा लिया लगा वो पे कर दिए, तो ये जो परक्विजिट से था ना फैसिलिटीज, वो सब जितना भी दिया जा रहा है वो इसमें लिख देना, यस, और सबको जोड़ लेना टोटल। ऐसे रेमुनरेशन के लिए, एमडी रेमुनरेशन के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है ना। मैनेजर रेमुनरेशन क्या लिमिट होगा, कितना मैनेजर को कितना मिलेगा, इसमें रूल्स है, बट यहाँ फिलहाल हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें उतना देखना नहीं है, बोल देगा इतना इतना रेमुनरेशन है तो देख लेना, कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, राइट, यस, आगे बढ़े। नोट 6 नोट 6 था फिनांस कॉस्ट नोट 6 है फिनांस कॉस्ट, तो फिनांस कॉस्ट में मेनली इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कंपनी लोन लिए थे इंटरेस्ट, इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, प्रीपेड लेस, बार बार हम बोल रहा हूं नहीं करेंगे, लिख रहे हैं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किए, वो भी आ जाएगा सी, नहीं फिर भी हायर चार्जेस ऑन HP ट्रांजेक्शन, हायर परचेज पड़े थे ना, उसमें हायर परचेज में हायर चार्जेस जो पे करोगे, मतलब इंटरेस्ट जो पे करोगे वो इसमें आ जाएगा। डी, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किए थे ना, इसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसके बाद देखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर ईयर एंड में जो भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर उसको राइट ऑफ कर रहे थे ना, वो टेबल बनाए थे, यस। तो डिस्काउंट जितना राइट ऑफ किए पीएल में वो भी,
तो एंड अदर अदर फिनेंस एक्सपेंसेस। सर फिनांस तो जो फिनांस किया था उनको डिविडेंड भी तो दे रहे हैं। डिविडेंड आपका अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको बाद में दिखाएंगे। है वो भी फिनांस कॉस्ट का पार्ट, लेकिन वो अप्रोप्रिएशन का, दिस इज नॉट द एक्सपेंसेस। वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू होल्डर्स, राइट, टोटल। नेक्स्ट नोट, नौ तो नोट है, अब नोट तो बन ही गया मोरलेस, बट हाँ इसमें थोड़ा बहुत और डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट नोट में आ जाओ। कौन सा नोट? नोट नंबर 7, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन, इसमें एक्चुअली जितना टेंजेबल एसेट्स है उस पर तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन टेंजेबल एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सबका अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, हम एक साथ लिख दिया टेंजेबल, और इनसाइड लिख के आउटर कॉलम कर दो। डिप्रेशन मशीनरी अमाउंट दे दिया इतना परसेंट के हिसाब से, वो कैलकुलेशन करके लिख दो। डिप्रेशन बिल्डिंग, इतना बिल्डिंग का वैल्यू था इतना पर। फर्नीचर जितना भी रहेगा ना वो डिप्रेशन दिखा दोगे। इसलिए एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तभी नोट्स में करोगे। सिर्फ एक ही मशीन है और कुछ है नहीं एसेट, तो मशीन पे डिप्रेशन, डायरेक्ट नोट्स इग्नोर कर दो। डायरेक्ट जो ये फॉर्मेट था ना इसमें, यहीं पे लिख लो डिप्रेशन ब्रैकेट में और मशीनरी बोल के दिखा देना। बट हाँ बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली, एक एक एलिमेंट्स डिस्क्लोज करो, राइट। फिर अमोर्टाइजेशन, ये टेंजेबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स, मतलब पेटेंट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजेबल एसेट्स में बोल दिया ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, तो ये सारा इसमें दिखा देना। और फिर जोड़ के जो फॉर्मेट था उसमें पुट कर दोगे। फॉर्मेट है ना, उसके अंदर ये सब डिटेल्स नहीं करोगे, वो सारा नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स करना हो, डिस्क्लोजर जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट नोट 8, नोट 8। 8 था आपका अदर एक्सपेंसेस, ये सबसे लेंदी है। मतलब पहले जितना नोट किए, एक्सपेंसेस का जितना किए ना, मतलब ये आपका 3 से लेके इसको छोड़ के बाकी जितना भी खर्चा है वो सारा इधर डाल दो, ठीक है। तो क्या क्या कैरेज, कैरेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एक्चुअली रॉ मटेरियल्स नहीं, रॉ मटेरियल तो कंज्यूम में लिखे थे तो शुरू से मैं, हम लोग एक बार ट्रेडिंग से देख रहे हैं। ट्रेडिंग में क्या लिखते थे बोलो तो? कैरेज, दोनों ऑन परचेज एंड ऑन सेल। और इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो उस एडजस्ट कर लोगे, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। बी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे मतलब फैक्ट्री ओवरहेड याद करो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब है ना, ट्रेडिंग में आता था, इसलिए हम ट्रेडिंग देख रहे हैं ना इसीलिए। सी, अब फैक्ट्री का एसेट्स है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये इसमें आ जाएगा। सर वेजेस भी तो ट्रेडिंग में आ गया था, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, लेकिन वो आपका इस साइड में आ गया ना, एम्प्लॉयज बेनिफिट में आ गया, तो इसीलिए उसको इग्नोर करो। बाकी बोलो ना, बाकी सारे एक्सपेंसेस देखना। यस, कैरेज भी लिख लिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख दिए, और फैक्ट्री या ऑफिस जो भी हो। डी, अब फिर सैलरी, सैलरी सॉरी हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इंश्योरेंस। सैलरी तो एम्प्लॉयज बेनिफिट में आया था ना, प्रीपेड लेस करोगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे। ई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर एक्सपेंसेस का तो बहुत सारा है, कितना लिखिएगा? नहीं हम ज्यादा और नहीं लिखेंगे। एफ, ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिट करना ही होता है, कंपलसरी होता है ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। फिर ऑडिट एक्सपेंस, फीस अलग होता है, और उस पर्पस में खर्चा कितना वो अलग होता है, ठीक है। ऑडिटर को जो देंगे वो फीस है, लेकिन वो ऑडिट करने के टाइम उसमें कुछ खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंसेस अलग से दिखाओगे। डायरेक्टर्स फीस, कंपनी में जो डायरेक्टर्स है उनका फीस है वो लिखेंगे। पेन का इतना प्रॉब्लम क्यों? ये तो बस लास्ट नोट है मोरलेस, एक और बाकी है ना। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब गुड्स बेचे,
बेचने के लिए जो खर्चा लगा ना, कैरेज ऑन सेल्स भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये सारा जितना खर्चा हो लिख लोगे। सेल्समैन कमीशन भी आ सकता है, बट सॉरी, एजेंसी कमीशन हो सकता है। सेल्समैन नहीं, सेल्स पर्सन तो आपका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय में चला जाएगा, ठीक है ना। यस। नो बैड डेट्स, इसमें एडजस्टमेंट देता है, तो ऐड कर लोगे। फिर ऐड करोगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडीडी। न्यू में जो ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग डेटर्स दिया, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स क्लोजिंग डेटर, ट्रायल बैलेंस तो क्लोजिंग डेट का है ना, क्लोजिंग डेटर्स, उसमें वो प्रोविजन परसेंटेज बोल देगा इतना डाउटफुल, तो वो प्रोविजन कर लोगे, ठीक है। बैड लेस कर दोगे, फिर प्रोविजन कर लोगे, न्यू पीबीडीडी। और लेस कर दोगे ओल्ड पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, समझ लेना वो ओल्ड है, तो ऐड करो और लेस करो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो। डिस्काउंट अलाउड, लेस क्लोजिंग प्रोविजन इग्नोर कर रहे हैं, एल। और क्या, ऑडिट फीस स्ट्रक्चर तो लिख दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस तो सब सब आ जाएगा इसमें। एक चीज और लिख रहे, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से बेटर होगा, ठीक है। हाँ, टैक्स में कुछ और है, टैक्स में 5 इयर्स में इसको एमोटाइज करते हैं, बट अकाउंट्स बोलते हैं 100% पीएल में ही चार्ज करो। ओके, तो ये सारा एक्सपेंसेस दिखा दिए, और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। कमीशन पे करना, कमीशन मतलब सेल्स पर्सन नहीं, मतलब एम्प्लॉय को नहीं, कोई एजेंट से कमीशन है, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वो सारा खर्चा इधर डाल दोगे। मैं बाकी ऑल अदर एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सारा इसमें दिखा दिया ना, ठीक है। यस, टोटल ये हो गया आपका अदर एक्सपेंसेस, मतलब पीएल में जो डेबिट साइड आता है, बाकी सारा एक्सपेंसेस इसमें लिख लेना। फाइनली एक करंट टैक्स, लास्ट नोट 9, करंट टैक्स, ठीक है। करंट टैक्स में क्या आएगा, ए नोट 9 और ए दोनों एक ही जैसा लगेगा आप लोग को। करंट टैक्स में एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए आप प्रोविजन करो, ठीक है। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बाद में असेस होता है, इसीलिए कैसे करेंगे ना, पैट सॉरी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनटू रेट ऑफ टैक्स, बोल देगा 30%, 25% टैक्स प्रोविजन कर लो, ठीक है, वो आप लिख दो। मतलब हम लोग ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल किए थे, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल किए थे, ये क्या आया था बोलो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ना, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसके बाद ही तो करंट टैक्स आया। तो मतलब यहाँ लिख देते 9, नहीं लिख के, सॉरी, ये 9, यहाँ 9 नोट दिए, तो उसी को कर रहे हैं। तो मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उस पर प्रॉफिट टैक्स बोल दिया 30%, उस पर 30% कर लो, करंट टैक्स प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर इसमें और भी कुछ देखा जाएगा, डेफर्ड टैक्स तो इसमें नहीं लिखे ना, वो तो अलग से था। इसमें लिखोगे अंडर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन ऑफ प्रायर पीरियड टैक्स। सर ये क्या होता है समझेंगे आगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर ओवर प्रोविजन होता है, ये अंडर प्रोविजन और ये ओवर प्रोविजन, ठीक है, अब प्रायर पीरियड टैक्स तो उल्टा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो सारा नोट्स हो गया हम लोग का, बट एक करंट, जो करंट प्रोविजन अंडर ओवर प्रोविजन प्रायर पीरियड क्या होता है वो समझा देंगे, वो आप अभी समझा देंगे। और उसमें डिविडेंड का कुछ मैटर्स आता है, डिविडेंड का आता है, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, मोटा मोटी हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं कुछ अलग सब पॉइंट्स। ये जो अभी किए थे ना अंडर ओवर प्रोविजन, हम ईयर को डिवाइड करते थे 2 पार्ट में। ये मेरा करंट ईयर, करंट ईयर शुरू हुआ था 1/4/23, एंड हो गया 31 मार्च 24। आपको फाइनल अकाउंट जो करने देगा March 24 ही देगा, या December 24 भी दे सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हम लोग का फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग करते हैं, बट अगर जो भी देगा, ये 1 अप्रैल से लेकर मार्च है आपका करंट करंट ईयर, तो ये तो प्रीवियस ईयर है ना। अब बोलो, करंट ईयर एंड हो गया, कौन सा डेट में एंड हो गया, इस दिन को एंड हो गया, तो फाइनल अकाउंट किए। अब इस ईयर का टैक्स कब पे करोगे, इसके बाद में असेसमेंट ईयर आएगा,
ये आपका करंट ईयर का है, लेकिन असेसमेंट ईयर में करोगे ना, तो ईयर एंड में फाइनल अकाउंट किया, लेकिन टैक्स फाइनली अभी फाइलिंग नहीं हुआ। टैक्स फाइलिंग करने के बाद लिए असेसमेंट ईयर में टाइम दिया गया, ठीक है ना। तो इस टाइम फाइनल अकाउंट करके जो प्रॉफिट है ना, उसमें से प्रोविजन करके रख दो सर्टेन परसेंटेज। हाँ ठीक है, इतना परसेंट टैक्स आएगा, तो प्रोविजन कर लिए। अब जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आएगा तो उसमें फाइलिंग करेंगे, तो उस केस में तो टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ना। उसमें कुछ टैक्स हो सकता है कम पे होगा, कुछ बेसी भी पे हो सकता है। फिलहाल हम लोग प्रोविजन करके रख रहे हैं। बट जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी करोगे, उसमें सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से सब कुछ एडजस्ट करके आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ एक सर्टेन परसेंटेज कर ले, इसमें इतना नहीं कि सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सब कुछ देख के करो, नहीं। एक सर्टेन परसेंटेज प्रोविजन कर रहे भाई, इतना रख देते प्रोविजन, ठीक है ना। तो इस दिन को मैंने प्रोविजन करके रखे थे, तो नेक्स्ट ईयर असेस्ट होगा। इस ईयर के लिए तो करंट ईयर के लिए ऑलवेज प्रोविजन करेंगे, ठीक है ना। ना अब आ जाते एक बार प्रीवियस से, इससे पहले भी ईयर था, इस ईयर का भी अकाउंट किए थे, तो इस टाइम फाइनल अकाउंट बनाए थे, उस टाइम प्रोविजन किए थे। मान लो इस ईयर के लिए प्रोविजन किए थे, कितना प्रोविजन किए थे, 3 लाख, ठीक है। अब इसका टैक्स फाइलिंग किए, यहाँ फाइलिंग किए, है ना। बोलो इसका टैक्स फाइलिंग होगा ना करंट ईयर में, क्योंकि इसके लिए तो ये असेसमेंट ईयर हो गया करंट ईयर हम लोग का। तो इसमें फाइलिंग किए तो टैक्स पे किए 3,60,000, टैक्स एसेस्ट कितना असेस किए, 3,60,000। अब बताओ, हम प्रोविजन करके रखे थे 3 लाख, लेकिन असेसमेंट ऑफ टैक्स कितना है 360। तो हम लोग प्रोविजन तो कम किए थे, है तो इसी ईयर का टैक्स है ना ये। तो ये ना कि ये करंट ईयर का टैक्स है, ये प्रीवियस ईयर का ही तो टैक्स अभी असेस करके असेसमेंट ईयर में पे। तो एसेस 360, लेकिन प्रोवाइड किए थे कितना, 3 लाख। तो कितना बोलो कम प्रोविजन था, 360 माइनस 3 लाख, ये जो 60,000 अंडर प्रोविजन था, प्रोविजन कम था ना। तो एक्चुअल टैक्स असेस्ड माइनस प्रोविजन इक्वल टू क्या, अंडर और ओवर। अगर पॉजिटिव है तो अंडर, नेगेटिव है तो ओवर प्रोविजन, समझ में आया। तो इस केस में क्या हो रहा है, अंडर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, इसलिए प्रायर पीरियड मतलब करंट ईयर से पहले का पीरियड, जो हो सकता है 1 साल या इससे 2 साल पहले भी हो सकता है, कुछ डिस्प्यूटेड टैक्स था वो अब सेटल हो रहे हैं, तो भी हो सकता है। नाउ, तो अंडर प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर 3,60,000 माइनस 3 लाख इक्वल टू कितना, 60,000। ये आप इसमें दिखा दोगे, ये अंडर प्रोविजन ऐड कर लोगे। तो ये कम प्रोविजन किए थे, तो अभी अभी उसको करना पड़ेगा और कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब हो रहा है टैक्स एसेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस टैक्स प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर, और ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो अंडर, और नेगेटिव हो गया तो ओवर। मान लो मैंने प्रोविजन किए थे 4 लाख और 360 टैक्स आया, तो 360 टैक्स एसेस माइनस 4 लाख, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 40,000 तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब ओवर प्रोविजन था, प्रोविजन ज्यादा था, है ना। तो ओवर प्रोविजन, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, तो यहाँ भी नेगेटिव कर लोगे। बस समझ में आया। तो पास्ट पीरियड का कुछ टैक्स के बारे में दे रहा है कि पास्ट ईयर में टैक्स प्रोविजन इतना किए थे, और अभी फाइनल एसेस करके पे किए इतना। तो जितना अंडर प्रोविजन उसको एडजस्ट किया जाएगा इसमें, और ओवर है तो लेस कर दोगे। इसी तरह इस साल किए प्रोविजन, और नेक्स्ट ईयर में जब टैक्स असेस्ट होगा तो उसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो यहां तो करंट ईयर का प्रोविजन किए, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स लिखे, और जितना अंडर ओवर प्रोविजन ये अलग से एडजस्ट कर लेंगे, तो टोटल टैक्स आ जाएगा, राइट। तो अब सारा नोट्स हम लोग का हो गया मोरलेस, ठीक है ना। यस, नाउ लास्ट एक चीज, सिर्फ डिविडेंड का, एक्चुअली बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, उसमें डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड देंगे, डिविडेंड में रहने दो। अच्छा, लिख ही लेते एक और पॉइंट, डिविडेंड ये डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी, ठीक है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, मतलब क्या किए कंपनी, ईयर एंड होने से पहले ही, बीच में ही कुछ इस ईयर के लिए डिविडेंड दे दिए होल्डर्स को। कैसे दे सकते हैं सर, फाइनल अकाउंट तो ईयर एंड में करेंगे, तब प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है।
एक्चुअली कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट देता है, क्वार्टरली फाइनल अकाउंट करते, प्रॉफिट लॉस बनाते, बैलेंस शीट भी करते, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी को देना पड़ता है रिपोर्ट। तो इस 2 क्वार्टर की ये देखे प्रॉफिट अच्छा ही आ गया तो कुछ डिविडेंड अभी दे देते शेयर होल्डर्स को, और फिर ईयर एंड में जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा उसमें डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, दिखा जाएगा। तो फिलहाल कुछ डिविडेंड दिए, तो डिविडेंड पेड बाय कंपनी फॉर करंट ईयर बिफोर द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। ईयर एंड हुआ नहीं, लेकिन बीच में डिविडेंड पे कर दिए। अगर पे कर दिए तो इंटरिम डिविडेंड पे किए, ठीक है। और इंटरिम पे किए क्योंकि फाइनल अकाउंट अभी तक पूरा ईयर का प्रॉफिट तो नहीं पता ना, पे कर दिया बीच में, तो ऑब्वियसली ये ट्रायल बैलेंस में देगा। इट मस्ट बी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब एक चीज और बता देते हैं, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम्स है ना, उसका सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड होगा, या आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में या बैलेंस शीट में सिंगल रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। तो इसी तरह इंटरिम डिविडेंड इसका भी सिंगल रिकॉर्ड करोगे। कहां रिकॉर्ड करोगे? इट शुड बी इट शुड बी डिडक्टेड मतलब लेस कर दोगे, डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अंडर रिजर्व एंड सरप्लस याद करो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में, फिर शेयर कैपिटल, इसके बाद क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अभी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो प्रॉफिट आएगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट कुछ था, उसको साथ करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोड़ लेंगे। फिर डिविडेंड, ये जो डिविडेंड इंटरिम, इसको माइनस कर देंगे, एक ही जगह रिकॉर्ड करोगे। बी, फाइनल और प्रपोज डिविडेंड। मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आप फाइनल अकाउंट कर लिए, अब पता चला इस साल तो पूरा इतना प्रॉफिट है, तो इसके हिसाब से फिर फाइनली कुछ डिक्लेयर किए, तो उसको वो देंगे ना। तो प्रपोज डिविडेंड मतलब डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर एंड अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स। सर मतलब क्या, बोर्ड एक्चुअली एक रिकमेंडेशन देता है कि इतना परसेंट के हिसाब से डिविडेंड आप देना चाहते हैं फाइनली, ठीक है। और इसके बाद वो अगर वो अप्रूव कर लिए शेयर होल्डर्स से, अप्रूवल मिल गया, तो फिर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, समझ लेना। अब आगे तो पे होगा, 30 डेज के अंदर पे हो जाएगा, उतना देर में नहीं लेता है, फिर भी डिक्लेयर हो गया तो फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी सिर्फ रिकमेंडेशन है, मतलब डायरेक्टर्स रिकमेंड किए लेकिन अप्रूवल नहीं आया, तो फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो कंटिंजेंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के बाद नोट में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अगर डिक्लेयर हो गया तो इसका रिकॉर्ड करेंगे। अब दो जगह, अभी तो डिक्लेयर हुआ तो पे भी तो करना होगा ना। तो डिक्लेयर्ड हुआ तो प्रॉफिट से लेस करेंगे, जैसे यहाँ इंटरिम डिविडेंड लेस किए थे पीएल से, फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, यहां से लेस करेंगे, प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? लेस फ्रॉम एक करोगे लेस फ्रॉम प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लाइबिलिटी साइड, ये भी लाइबिलिटी साइड भी आएगा, साइड दिखाओगे इन करंट लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी बोल के जो हेड है ना, उसमें दिखा देना एक करंट लायबिलिटी बोल के, करंट लायबिलिटी में अदर लायबिलिटी में शो कर देना, ठीक है। दो जगह बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो लायबिलिटी, वहां से लेस करोगे और करंट लायबिलिटी में उसको शो कर दोगे, बस यही है। नाउ इसमें और क्या चीज देखना है? डिविडेंड एक्चुअली पेड अप कैपिटल पे परसेंटेज दे देगा, तो पेड अप, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल, मतलब कैपिटल वैल्यू कितना दिया देख लो, पेड अप, उसी पे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। और पहले डिविडेंड टैक्स पे होता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अब वो नहीं है तो इग्नोर, ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन पहले जो क्वेश्चन ईयर्स का सॉल्व करोगे देखो उसमें डिविडेंड टैक्स था, वो नहीं देखना है। एक और पॉइंट लिख रहा हूं, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे तो किसके, इक्विटी का डिक्लेयर हो रहे, ठीक है, इक्विटी का डिक्लेयर हो रहे। और अगर अप्रूव नहीं मिला तो बोले ना कंटिजेंट लायबिलिटी में दिखाओगे, इसका रिकॉर्ड नहीं करोगे, फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरा चीज मैंने बोलने जा रहा था,
अगर इक्विटी डिक्लेयर होता है इक्विटी का डिविडेंड डिक्लेयर, क्योंकि उसका फिक्स रेट नहीं था, बट कंपनी में प्रेफरेंस भी था और इक्विटी भी, इक्विटी का तो डिक्लेयर हो गया होगा ना, तो समझ लेना प्रेफरेंस का ऑटोमेटिकली जो इक्विटी हो गया मतलब प्रेफरेंस भी हो गया, क्योंकि प्रेफरेंस में तो फिक्स डिविडेंड, उसका डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं। इक्विटी डिक्लेयर हो गया, डिसीजन हो गया, तो प्रेफरेंस को सबसे पहले उनका जो फिक्स डिविडेंड वो पे करेंगे, इसके बाद इक्विटी को पे करेंगे जो डिक्लेयर हो उसके हिसाब से, राइट। प्रेफरेंस प्रायोरिटी दिया जाता है, उनका फिक्स डिविडेंड पहले दिखा दोगे, ठीक है ना। यानी कि इक्विटी का किए तो प्रेफरेंस का करेंगे या नहीं, नहीं भाई, इक्विटी डिक्लेयर हो गया मतलब प्रेफरेंस को पहले उनका डिविडेंड दे दो, फिर इक्विटी का देना, राइट। यस सर। और डिविडेंड टैक्स अभी इग्नोर करना है, देखना नहीं है। तो ये था आपका डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिए, ओके। यस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट का मैथ से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर रिवीजन सेट बस एकदम जल्दी हम देने वाले हैं, रिवीजन सेट दे देंगे, तो फिर हम लोग का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कर लेंगे बस, और क्या, ठीक है।